नमस्कार। जीएस प्राइम की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 8 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 सितंबर। हर साल 8 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड यानी मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना है। चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के इतिहास को। व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों की दिशा में गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने के लिए 1966 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। इसे पहली बार 1967 में मनाया गया था। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हर्ष भूपेंद्र बंगारी को किस बैंक का नया एमडी बनाया है? इसके ऑप्शंस हैं एसबीआई, एक्सिम बैंक, पीएनबी या फिर यस बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सिम बैंक। केंद्र सरकार ने हर्ष भूपेंद्र बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्सिम बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया है। इससे पहले बंगारी एक्सिम बैंक में उप प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात थे। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए या सरकार के अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है। वह मौजूद एमडी डेविड रस्किन्हा की जगह लेंगे, जिन्हें इससे पहले 20 जुलाई 2014 को 5 साल के लिए नियुक्त किया गया था। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। तीसरा प्रश्न है, ट्राइफेड और एमईए अगले 3 महीने में कितने आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित करेंगे? इसके ऑप्शंस हैं 70, 75, 80 या फिर 85। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 75। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड विदेश मंत्रालय के सहयोग से अगले 3 महीनों में दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों यानी दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित कर रहा है। इससे पहले 15 अगस्त 2021 को बैंकॉक, थाईलैंड में भारतीय दूतावास में इस तरह के पहले आत्मनिर्भर भारत कोने का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा ट्राइफेड भारत में स्थापित विदेशों के 75 दूतावासों में आत्मनिर्भर कॉर्नर की स्थापना भी करेगा। जैसा कि भारत इंडिया @75 के लिए अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास को एक जन आंदोलन में बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ट्राइफेड जमीनी हकीकत में अपनी जड़ों के साथ काम कर रहा है और डिजाइन और कार्यान्वयन दोनों में कल्याण पर जोर दे रहा है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर ध्यान देने के साथ ट्राइफेड आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में अपने प्रयासों को फिर से समर्पित करते हुए कई गतिविधियां कर रहा है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस पर्व का शुभारंभ किया है? इसके ऑप्शंस हैं विज्ञान पर्व, शिक्षक पर्व, रक्षा पर्व या फिर सेवा पर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन सम्मेलन को संबोधित किया। शिक्षक पर्व 2021 की थीम क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया है। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। यह 7 से 17 सितंबर 2021 तक मनाया जाएगा। शिक्षक पर्व 2021 का उद्देश्य न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता, समावेशी प्रथाओं और स्थिरता में सुधार के लिए नवीन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे योशिहिदे सुगा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर या फिर चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान।
जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तेजी से कार्रवाई न करने और सार्वजनिक रूप से घटती लोकप्रियता के कारण 1 साल के कार्यकाल के बाद जल्द अपना पद छोड़ेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए पिछले साल सितंबर में शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद पदभार संभालने वाले सुगा की समर्थन रेटिंग को 30% गिरावट आई है, क्योंकि देश इस साल आम चुनाव से पहले कोविड-19 संक्रमण की सबसे खराब लहर से जूझ रहा है। सितंबर में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी के चुनाव में नहीं चलने के सुगा के फैसले का मतलब है कि पार्टी एक नया नेता चुनेगी जो प्रधानमंत्री बनेगा। जापान की राजधानी टोक्यो है तथा मुद्रा जापानी येन है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किसे 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शंस हैं आस्था कौशिक, नमिता गोखले, निस्तुला हैवर या फिर सिया सान्याल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नमिता गोखले। लेखिका नमिता गोखले को 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्हें हाल ही में एक आभासी समारोह में सम्मान से सम्मानित किया गया था। वह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक और सह निदेशक हैं। गोखले हिमालयन इकोस और कुमाऊं फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर एंड द आर्ट्स का भी उल्लेख करती हैं। चलिए जानते हैं इस पुरस्कार के विषय में। यह पुरस्कार वर्ष 2015 से महिला पेशेवरों के एक समूह द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह वार्षिक पुरस्कार यामीन हजारिका को सम्मानित करता है, जो डेनिप्स के लिए चुनी जाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला है, जो एक संघीय पुलिस सेवा है जिसने 1977 में दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासित किया था। सातवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र में ग्लोबल अवार्ड जीता है? इसके ऑप्शंस हैं बाघ संरक्षण, कछुआ संरक्षण, सार्ग संरक्षण या फिर घड़ियाल संरक्षण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कछुआ संरक्षण। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 अति लुप्तप्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार यानी बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र सिंह को टर्टल सर्वाइवल अलायंस यानी टीएसए और वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी यानी डब्ल्यूसीएस इंडिया टर्टल प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया था। चलिए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में। यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण में शामिल कई वैश्विक निकायों जैसे कछुआ जीवन रक्षा गठबंधन, आईयूसीएन, एसएससी कछुआ और मीठे पानी के कछुआ विशेषज्ञ समूह, कछुआ संरक्षण और कछुआ संरक्षण कोष द्वारा प्रदान किया गया है। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों, योगदान और नेतृत्व उत्कृष्टता को पहचानने के लिए शुरू किया गया था। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में 5 स्टार रेटिंग मिली है? इसके ऑप्शंस हैं भोपाल, चंडीगढ़, नई दिल्ली या फिर बेंगलोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यानी सीआरएस को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया। एफएसएसएआई पैनल में शामिल तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के निष्कर्ष पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी एफएसएसएआई द्वारा प्रमाणीकरण प्रदान किया गया था। सीआरएस को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने के लिए चुना गया था। प्रमाणीकरण ईट राइट इंडिया अभियान का हिस्सा है, जो एफएसएसआई द्वारा सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किया गया प्रयास है। आईआरएसडीसी के अनुसार ईट राइट इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए नियामक, क्षमता निर्माण, सहयोगात्मक और सशक्तिकरण दृष्टिकोण का एक विवेकपूर्ण मिश्रण अपनाता है कि हमारा भोजन लोगों और ग्रह दोनों के लिए उपयुक्त है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी हिंदी न्यूज की किस पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर का निधन हो गया? इसके ऑप्शंस हैं राधिका लाल, रजनी कौल, स्मृति सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रजनी कौल। बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौल का हरियाणा के फरीदाबाद में निधन हो गया। वह 93 वर्ष की थीं।
वह न केवल बीबीसी हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी, बल्कि वह 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला भी बनी। वह अपने कार्यक्रम इंद्रधनुष के लिए प्रसिद्ध थी। आज के सेशन का अंतिम और 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? इसके ऑप्शंस हैं ब्राजील, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीस। हाल ही में ग्रीस सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है और यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स को मंत्रालय का प्रमुख नामित किया है। क्रिस्टोस स्टाइलियानाइड्स वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन के लिए यूरोपीय संघ आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। यह नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब ग्रीस में भीषण आग लगी हुई है, जिसने अब तक इविया द्वीप और दक्षिणी ग्रीस में 1000 वर्ग किलोमीटर यानी 385 वर्ग मील से अधिक वन क्षेत्र को जला दिया है। ग्रीस द्वारा गठित मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस एंड सिविल प्रोटेक्शन का प्राथमिक दायित्व जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बढ़ते तापमान से निपटने और अग्निशामक एवं आपदा राहत कार्यों को बढ़ावा देने हेतु नीतियों का निर्माण करना है। मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।